नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स के न्यू लेक्चर में। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सैलरी चैप्टर में ही आगे। कैमरे ने शुरुआत में ही हमें ब्लर कर दिया क्लास के। बताओ कितनी गलत बात है इस कैमरे की, है ना। हालांकि हमारा कैमरा बड़ा अच्छा है यार, बड़ा प्यारा कैमरा है। सारा रिमोट एक्सेस है इस कैमरे का, पता है। सीधा रिमोट लो, रिमोट से ही जूम, जूम आउट, जूम इन जो करना है। कैमरेमैन की जरूरत ही नहीं। आप देख रहे हो कितनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई। पहले क्या होता था कि प्रॉपर, जैसे हम जिस टाइम पर क्लास लेते थे सर से, जैसे प्रवीण शर्मा सर से हमने क्लास ली अकाउंट्स की, तो अब उनका एक कैमरामैन होता था खान नाम का। तो वो कहते थे खान कैमरे को इधर कर, उधर कर, ऐसे कर, जूम आउट कर, जूम इन कर। अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे को एज सिंपल रिमोट उठाया, रिमोट एक्सेस है, कैमरे को ही इधर से उधर, उधर से इधर, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देख रहे हो धीरे 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 टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव होती जा रही है। चलिए जी, आप सभी के साथ आज 9 फरवरी है। 9 फरवरी को हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं टैक्स की, या फिर यूं कहूं डायरेक्ट टैक्स की। हम लोग पढ़ रहे थे सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अभी तक, जरा कोई बतलाएगा। सर सैलरी चैप्टर में हमने बेसिक सैलरी, डिडक्शंस, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट आए हुए हैं। चलो ठीक है, परक्विजिट एक दो हमने, 2 परक्विजिट कराई थी आई थिंक। हाँ सर 2 परक्विजिट कराई थी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए साहब आइए फटाफट आइए। सबसे पहले विधि विधान से जो कल हमने पढ़ा था, दैट मीन्स जो 8 तारीख को हमने पढ़ा था उसको हम 9 तारीख को रिवाइज करेंगे। मैंने कल भी 2-3 बच्चों का कॉल आया हुआ था, उन दोनों तीनों को समझाया था और आपको भी पर्सनली समझा रहा हूं। मल्टीपल रिविजन्स जरूर करनी है। मल्टीपल रिविजन्स दैट मीन्स जो आज आप पढ़ेंगे वो आपको कल जरूर रिवाइज करना है। कल जरूर 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 रिवाइज करना है। उसके बाद ही उस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा जल्दी कैप्चर होती चीजें और फिर उसको हफ्ते के एंड पर यानी संडे को रिवाइज करना है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए फटाफट, और मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर बहुत जल्द, टेलीग्राम पर बहुत जल्द क्विज शुरू होने वाली है। क्विज, और क्विज में पता है बम्पर धमाका इस बार क्या है आपके लिए, जीएसटी की क्विज भी मैं शुरू करने वाला हूं मई 24 के लिए। मई 24 के लिए जीएसटी की भी क्विज शुरू करने वाला हूं, तो क्विज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलो जी। अभी तक तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स चल रहा था, अब हम इनडायरेक्ट टैक्स में भी आ ही गए हैं, तो सोचा क्यों ना आपके अटेम्प्ट से ही शुरुआत की जाए। शुभ अटेम्प्ट है आपका, मई 2024। चलो जी, कल हम लोगों ने सबसे पहले किया था क्या, अलाउंसेस किए थे। हाँ सर अलाउंसेस में अलाउंसेस में अलाउंसेस से पहले भी कुछ किया था क्या सर। अलाउंसेस से पहले आपने एज सच कुछ खास तो नहीं करवाया था। एक बार देख लें, देखने में क्या जाता, कोई पैसे लग रहे क्या हमारे। नहीं सर एज सच कुछ खास नहीं कराया था। अलाउंसेस पर कुछ, हाँ वहीं से शुरू करवाया था। चलो फटाफट आ जाओ। अलाउंसेस कितने तरह के होते हैं सर, 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। 3 तरह के अलाउंसेस में सबसे पहले क्या था सर, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, जो सारे के सारे टैक्स होते हैं, मतलब जितना पैसा मिला अलाउंस का वो सारा का सारा टैक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या था सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, मोटा मोटी गवर्नमेंट के अलाउंसेस। और बीच में क्या था सर, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। सर क्या ये अलाउंसेस याद करने हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप दिमाग में छपते चले जाएंगे। हालांकि आपको ये 2 चीजें जरूर याद रखने की, एचआरए में क्या था और स्पेशल अलाउंसेस में क्या था। स्पेशल अलाउंस में भी कितना था सर, 2 पार्ट्स में स्पेशल अलाउंसेस बटा हुआ था। उसके लिए मैंने निमोनिक बनवा दिया था। हाँ सर बनवा दिया था। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या था, डियरनेस अलाउंस, फिर था ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन या लंच अलाउंस, वार्डन अलाउंस। टिफिन और लंच अलाउंस में सारी चीजें इंक्लूड होके चलती हैं, दैट मींस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस और एनी अदर कैश अलाउंस। इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे यहां पर आएंगे और वो सारे क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। फिर था मेरा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। हाँ सर, सैनिटरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय जज और हाई कोर्ट जज। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है मेरे
फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं। फिर बात आई मेरे पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की, दैट मींस पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। सबसे पहले क्या था, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस को याद करके जरा जरा फटाफट बतलाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस में क्या था सर, एचआरए में ये था कि आपको कैश दिया जाएगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट कितना था सर, एचआरए रिसीव्ड माइनस लोअर ऑफ द थ्री थिंग्स। फर्स्ट, एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड इज 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% किस केस में था सर, 50% 4 स्पेसिफिक सिटीज में था। कौन कौन सी थी सर, दिल्ली मुंबई बेंगलोर, दिल्ली मुंबई बेंगलोर नहीं सर, बेंगलोर के साथ में, हाँ याद है, कुछ आगे खुली सर, दिल्ली मुंबई बेंगलोर के साथ में क्या है, चेन्नई। चेन्नई का अदर नेम क्या है, मद्रास, और फिर कोलकाता। समझ में आया? आपको ऐसे घूमना है, जैसे मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूं तो नक्शे में सबसे ऊपर हूं, फिर आपको नक्शे में जाना है नीचे मुंबई, फिर उस कोने में जाना है चेन्नई, और चेन्नई से उस कोने में उठकर जाना है कलकत्ता। ऐसे एक ऐसे स्क्वायर वो बन जाएगा, स्क्वायर 4 आकार वाला। अगर आप इन सिटीज में हैं तो आपको क्या करना है सर, अगर हम इन सिटीज में तो 50% ऑफ सैलरी लेना है, और अगर इन सिटीज में नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी लेकर चलना है। सैलरी का मतलब क्या था सर, सैलरी का मतलब था इसमें बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पज वाला प्लस कमीशन टर्नओवर वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब भी कोई फैक्टर चेंज होगा तो आप एचआरए की कैलकुलेशन उस महीने से चेंज करेंगे, दैट मींस सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। हाँ सर, इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या वो होमवर्क हुआ आपसे? सर हो गया, मुझे पता है आप लोग ईमानदार हो, आप लोगों ने जरूर वो होमवर्क किया होगा बिना किसी देरी के। चलो जी, अगर ये फैक्टर्स चेंज होते, रेंट पेड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एचआरए रिसीव्ड, रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी, तो आप क्या करोगे सर, एचआरए की कैलकुलेशन हम दोबारा से शुरू करेंगे। चलो जी, उसके बाद क्या आया था, स्पेशल अलाउंसेस। हाँ जी, उसके बाद क्या था सर, स्पेशल अलाउंसेस। ये स्पेशल अलाउंसेस कितने पार्ट्स में बटा हुआ है सर, ये स्पेशल अलाउंसेस 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक में क्या है सर, एक में ये है कि उन्होंने लिमिट दे दी, उन्होंने लिमिट दे दी कि हम आपको इतना ही अलाउड करेंगे, दैट मीन 100, 200, 500, 1000, 800, 1000। हाँ सर। दूसरा क्या था, अनलिमिटेड, आप जितना खर्चा करेंगे आपको उतना अलाउड कर देगा, बस उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखना, दैट इज स्पेशल मींस पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना है सर, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है सर, टैक्सेबल है लेकिन 3200 रुपए पर मंथ, 3200 पर मंथ फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप एम्प्लॉइज के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। रनिंग अलाउंस ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज आउट स्टेशन अलाउंस, इसमें क्या है 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लोअर तक की एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है। ट्राइबल एरिया में अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ, और मैंने आपको बताया था अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन अलाउड की जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जिसमें रेलिवेंट होगा, जबकि ये मैंने बताए इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप अपने बच्चे की फीस कितनी भर रहे हो, हॉस्टल में उसका कितना पैसा देते हो, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या खर्च रहे हो, रनिंग अलाउंस कितना है, कोई मैटर नहीं करता। हमने फिक्स आपको बताया आपको उतनी ही एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन ये अलाउंसेज ऐसे हैं जितना आप खर्च करोगे आपको उतना अलाउ होगा। डीटीसी के हेल्पर को एकेडमिक कराकर उसको एक यूनिफॉर्म दे दो। डीटीसी के हेल्पर को एकेडमिक कराकर उसको एक यूनिफॉर्म दे दो या यूनिफॉर्म पहना दो। उनकी यूनिफॉर्म स्पेशल होती है, ब्लू कलर की। चलो, डीटीसी में डी का मतलब सर डेली अलाउंस, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टी का मतलब क्या था सर, ट्रेवलिंग अलाउंस, और सी का मतलब सर कन्वेंस अलाउंस, एच का मतलब सर हेल्पर अलाउंस, ए का मतलब सर, ए का मतलब था मेरा एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च अलाउंस, और यू का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, आप जितना खर्च करोगे आपको उतना अलाउ हो जाएगा। अगर आपको एक्सेस मिला तो एक्सेस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अलाउंसेस क्या इतने ही थे? हाँ सर। इसके बाद क्या कराया था हमने सर, इसके बाद आप लोगों ने कराया था परक्विजिट, शुरू करा दिया था। चलो जी, अच्छा, परक्विजिट में क्या था सर, परक्विजिट में ये था कि आप खर्चा करो या मत करो, खर्चा करो या मत करो,
आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या ये परक्विजिट में था? नो सर, ये अलाउंसेस में था। ये अलाउंसेस, ध्यान रखो, नींद खोल लो, नींद। ये किस में था सर? ये अलाउंसेस में था। परक्विजिट में क्या था? परक्विजिट में ये था कि जब आप बेनिफिट लेंगे तब ही आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी उस चीज की। ठीक है, ठीक है सर। तो परक्विजिट में सबसे पहले क्या हमने क्या देखा था सर? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन में क्या था? अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हो रही हैं, अगर वो एम्प्लॉय की खुद की हो रही हैं तो वो नॉट टैक्सेबल इन ऑल केसेस। किसी भी तरह के एम्प्लॉय को उस पर टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, और जहां पर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर का खुद का है, तो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को, और जहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट किसका है? वो उसके मालिक का है, एम्प्लॉयर का है, तो उस केस में 1000 रुपीज पर मंथ तक की पर चाइल्ड, एन नंबर ऑफ चाइल्ड एग्जेम्पशन अलाउड हो जाएगी। यस और नो? रीजनेबल कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इज टैक्सेबल। अगर आपको ना बताए कि कितनी कॉस्ट है, तो रीजनेबल कॉस्ट उस एरिया में स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं उसी तरह के स्कूल की कितनी फीस है मिलते जुलते की, वो आप लेकर चलेंगे। फिर हमने किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन, और रेंट फ्री अकोमोडेशन पर कल हमने क्लास ड्रॉप की थी कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराएंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या कराया था सर? रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब था कि एम्प्लॉयर आपसे ये कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो वो आपको क्या दे देता? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। उसके पास क्या है? उसके पास मकान है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, वो कह रहा है आप मुझसे रहने के लिए जगह ले लो। एम्प्लॉय कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो, कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशन दी जा रही है, बदले में आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए, सबसे पहली बात, जब भी आप किसी अकोमोडेशन में जाएंगे तो आप चेक करेंगे क्या वो फर्निश्ड है कि वो अनफर्निश्ड है। देखिए, अगर वो फर्निश्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन लेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। दैट मींस मान के चलो वो जो फ्लैट है, वो जो घर है, जो भी आपको अकोमोडेशन दी गई है रहने के लिए, वो खाली है, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर लेकर चलना है, फिर उसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड करा दो। अगर आपसे कोई नॉमिनल अमाउंट उसके बदले में लिया गया है, जैसे मान लो 1000 रुपए पर मंथ तो मुझे दे देना, इस मकान में रहो, तो वो 1000 रुपए यहां से माइनस करवा देंगे। जो भी बचेगा वो टैक्सेबल RFA में आएगा। यस और नो? यस सर। अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड अगर आपको मिला, अनफर्निश्ड अगर हमें मिलता है, हाँ जी, फर्निश्ड घर में, फर्निश्ड घर में फर्नीचर की क्या वैल्यू लेंगे? फर्निश्ड घर में फर्नीचर की क्या वैल्यू लेंगे? अगर वो ओन्ड है एम्प्लॉयर के थ्रू तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अगर वो रेंट और हायर पर है तो जो एक्चुअल रेंट चार्जेस, हायर चार्जेस वो दे रहा है, कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स कर देंगे। अनफर्निश्ड RFA, अनफर्निश्ड RFA में क्या है? अनफर्निश्ड RFA का मतलब है कि सर उसमें आपको कोई भी सामान नहीं दिया गया, बेड, अलमीरा, फ्रिज, टीवी, कूलर, AC कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। अनफर्निश्ड RFA, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये है कि जहां पर भी अनफर्निश्ड RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि उस एरिया में, उस जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, जो कॉलोनी है, उसकी लाइसेंस फीस क्या है पर हाउस के हिसाब से, उसमें से हम माइनस कर देंगे। कोई भी अमाउंट अगर रिकवर की गई है तो बैलेंस जो भी होगा वो टैक्सेबिलिटी में आएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस में उसके बाद क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा सर? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम चेक करेंगे 3 बातें। क्या चेक करेंगे? चलिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम चेक करेंगे 3 बातें। क्या? जो भी आपको अकोमोडेशन दी जा रही है वो एम्प्लॉयर की खुद की है। अगर वो एम्प्लॉयर की खुद की है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे पॉपुलेशन उस एरिया की। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी आपकी क्या मानी जाएगी? परक्विजिट मानी जाएगी। अगर कोई रिकवर अमाउंट है तो वो माइनस कर देंगे। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से लेकर 25 लाख तक है तो उस केस में 10% ऑफ द सैलरी आपकी परक्विजिट मानी जाएगी। रिकवर अमाउंट है तो माइनस कर देंगे। अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो उसके में 7.5% ऑफ द सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट आपकी परक्विजिट की वैल्यू मानी
जाएगी। अगर 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 अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन चेक करेंगे। अगर अकोमोडेशन हायर पर ले रखी है एम्प्लॉयर ने, मतलब रेंट पर लेकर आगे अपने एम्प्लॉइज को रेंट पर दी है, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी प्रिक्विजिट वैल्यू, क्या 15% ऑफ द सैलरी और कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। जो भी आप आगे हायर चार्जेस दे रहे हो उस बिल्डिंग को रेंट पर लेने का, वो कॉस्ट या फिर 15% ऑफ द सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट विच एवर इज लोअर, उसको क्या मान लेंगे हम सर, उसको हम RF पे मान लेंगे परक्विजिट। चलो होटल दिया तो सर अप टू 15 डेज तक नील, 15 दिन तक कुछ भी नहीं लेना, 15 दिन से ज्यादा होगा तो 24% ऑफ सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट, ये आपकी परक्विजिट मानी जाएगी। यस और नो? यस और नो? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने कर लिया था। हाँ सर। चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए जी, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आरएफए में सैलरी का क्या मतलब है? आरएफए में सैलरी का क्या मतलब है? आरएफए में सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पज वाला, प्लस बोनस प्लस कमीशन, सारा कमीशन, बोनस सारा बोनस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं तो सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन उसका लेना है। फॉर टेक एन एग्जांपल, आपको 500 पर मंथ, आपको 500 पर मंथ एक बच्चे का एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो उस केस में आप कितना लेंगे? उसने बोला ऑल टैक्सेबल अलाउंस, मतलब 100 रुपीज हटाकर पर मंथ के हिसाब से आप 400 पर मंथ के हिसाब से इसमें ऐड करवा देंगे। यस और नो? ये मैंने ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस के लिए एग्जांपल लिया था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आरएफए पढ़ रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड अदर monetary income except perquisite, other monetary income except perquisites। तो ये आरएफए में सैलरी का मतलब होता है। सैलरी का मतलब आरएफए में क्या होता है सर? बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पज वाला, प्लस कमीशन सारे के सारे, प्लस बोनस सारे के सारे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, आरएफए में एक कॉन्सेप्ट आता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट टू प्लेस। टू प्लेस पर क्या कोई अकोमोडेशन दे सकता है? देखिए रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है कि कई बार दो जगह अकोमोडेशन देनी पड़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में ये होता है, जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, मेरा दोस्त गुड़गांव बेंगलोर में काम करता था, जेन्युइनली उसके साथ सेम एग्जांपल है, जब वो बेंगलोर में काम करता था, किसी भी रेमंड में काम करता था, रेमंड में उसको ऑफर आया भारतीय एयरटेल का गुड़गांव का। उसने मेरे को कॉल किया कि जय ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा यार देख, तू है भी इधर का ही, नॉर्थ इंडिया का, तू साउथ इंडिया में रहता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरी फैमिली कहाँ है, तेरा बेस कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है, तेरा घर परिवार कहाँ है, आगे चल के 2 साल बाद तू शादी करेगा, कहाँ शिफ्ट होएगा? अगर देख तेरा मन लग रहा है वहां पर, तेरा लगता है कि तू अपनी फैमिली वहां पर बनाएगा, तो वहीं रह। अगर तुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई भाभी बहन सारी यहाँ पर हैं और मैं आगे अपनी फैमिली भी कंटिन्यू इस साइड ही करूंगा इंडिया के, तो फिर तो गुड़गांव आ जा, एज सिंपल एज दैट। तो वो गुड़गांव आया, लेकिन एम्प्लॉयर ने, बात समझना, बात समझना, एम्प्लॉयर ने इसको वहां का भी वो दिया और यहां का भी दिया। क्यों? क्योंकि वहां से जब उसने रेमंड से छोड़ा तो रेमंड वालों ने हाथ खींच लिया अपना। वो बोले जी देखो, आप अगर छोड़कर जा रहे हो, नोटिस पीरियड दे दिया उसने, बोला ठीक है जी, आप नोटिस पीरियड दे दिया है, अब आप जा रहे हो, तो आरएफए का हमारा कोई टंटा नहीं है आपसे। इसने एचआर को फोन किया, किसके एचआर को? एयरटेल, भारतीय एयरटेल वाली को गुड़गांव में, कि मैडम ऐसे ऐसे बात है और इन्होंने आरएफए ये मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, हमारी एक बिल्डिंग है वहां पर, थोड़ा सा लोकेशन दूर पड़ेगी, आप वहां पर अगर स्टे कर सकते हो तो हम आपको वहां पर स्टे के लिए दे रहे हैं। किसमें? नोटिस पीरियड में। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि आपको कंपनी को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले बताना पड़ता है कि साहब मैं यहां से जा रहा हूं, मेरी जगह आप किसी और को ले आओ, जितना काम है मेरा मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा, उसको समझा दूंगा। दैट इज नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड में एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने उसको गुड़गांव में भी दिया, इधर बेंगलोर में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो शिफ्ट हो गया गुड़गांव में। जब वो गुड़गांव में शिफ्ट हुआ तो उसको वहां पर भी मिला हुआ था। हाँ सर, ऐसा तो है नहीं उसने एक ही दिन में सारा सामान शिफ्ट कर दिया होगा, नहीं सर, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ठीक है, होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने भी बात नहीं देखी और वो ये गुड़गांव में भी शिफ्ट हो गया, उसको यहां पर भी एक बिल्डिंग दे दी उन्होंने। तो दो जगह उसको क्या मिल गया? उसको क्या मिला? दो जगह
सर रहने के लिए फ्लैट मिल गया, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। कंपनी ने 2 जगह दे दी। तो कानून ये कहता है चलो ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस में मानते हैं कि कभी बार शिफ्टिंग में दिक्कत हो जाती है। अब बाई चांस मान लो इसी शिफ्टिंग में उसको वहां पर भी था, कुछ सामान उसका वहां पर था, कुछ सामान यहां पर आ गया, बीच में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए उसको दोनों जगह छोड़कर अपने घर जाना पड़ जाए, उसको वो छुट्टियों पर चला जाए। बाई चांस मान लो किसी को कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई शादी आ गई बीच में, कोई अचानक कहीं जाना पड़ गया, परिवार में कुछ हो गया, रिश्तेदारी में कुछ हो गया, वहां जाना पड़ गया और वो 2 महीने तक अवेलेबल ही नहीं था। कंपनी ने हायर कर लिया उसको, वो छोड़ तो नहीं सकती, दोनों जगह से उसका सामान नहीं उठवा सकती। बड़ी कंपनी से ये इतने चिंदी चोरी में नहीं करती। वो कहते ठीक है सर कोई बात नहीं, आप कंफर्ट रहो तब तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कानून ने भी ये बात समझी, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 2 जगह पर आरएफए ले लो, लेकिन 90 डेज तक, 90 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसका भी कम लगे, ध्यान देना जी, जिसका भी कम लगे, क्या लगे कम, आपको टैक्स। इफ any employee has been transferred and employer has provided him accommodation at the new place also, या फिर फॉर टेक एन एग्जांपल, आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, रेमंड ने ही उसका ट्रांसफर कर दिया गुड़गांव में, एक और एग्जांपल बनता है। वो भारतीय एयरटेल में नहीं जाके वो रेमंड में ही गया, तो दोनों जगह भी उसकी अकोमोडेशन हो सकती है। इन सच केस ओनली वन ऑफ द अकोमोडेशन हैविंग लोअर, जिसकी सबसे कम परक्विजिट वैल्यू होगी, आप उसको टैक्सेबल कर देंगे फर्स्ट 90 डेज तक, अप टू 90 डेज तक। 90 दिन के ऊपर दोनों की दोनों टैक्स हो जाएगा। वो कह रहा है ठीक है मानते हैं प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर दोनों जगह दी है तो 90 दिन बहुत है शिफ्टिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत दिन दे दिए तुम्हें। both of the after 90 days both of the accommodation shall be taxable as perquisite। फर्निश्ड की आपको ऑलरेडी बता दिया है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू ए जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर। ध्यान देना जी, ध्यान देना, इधर 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 एमसीक्यू में अगर बना तो इलेक्शन सर पे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट नॉट टैक्सेबल। अगर रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जा रहा है, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएसई, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन रिमोट एरियाज, अगर रिमोट एरियाज में दी जा रही है तो नॉट टैक्सेबल। रिमोट एरिया कौन से हैं, माइनिंग का, ऑयल एक्सप्लोरेशन का, माइनिंग वगैरह जहां पर खदान है वहां पर अगर आरएफए दी जाती तो वो टैक्सेबल नहीं होती। जहां पर ऑयल एक्सट्रैक्शन की जा रही है, जैसे समुद्र के बीचों बीच किसी को आरएफए दिया गया, बहुत बड़ा समुद्री जहाज, उस पे एम्प्लॉइज को रहने के लिए कमरे दिए हुए, तो वो भी क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। हाँ जी बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई? आपका आरएफए यहाँ पर आकर खत्म होता है। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट हो सकता है, अगर सर क्वेश्चन में पॉपुलेशन ना दे तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन ना दे तो एज्यूम कर लेना 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। सिटी ना दे तो एज्यूम कर लेना पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, लिख लो इस बात को, अगर बाई चांस आपको लिखनी पड़े तो। हाँ जी, क्लियर है? आरएफ पे क्लियर है? एक क्वेश्चन करें इसका अब? हाँ सर पढ़ लिया, तो अब एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है सर। चलो आ जाओ फटाफट। एक क्वेश्चन है मेरा, हम्म 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 ये वाला क्वेश्चन देखो, नवंबर 2007 में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर आपके क्लियर होंगे, आरएफए का भी और एचआरए का भी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार खुद से रीड करो, खुद से रीड करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो देखो और 2 मिनट लगाकर सॉल्व करो। मैं आपका वेट कर रहा हूं तब तक। टिल देन आई एम वेटिंग फॉर यू। आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जितना सॉल्व होता है उतना करो, बाकी मैं देख लूंगा। कोई दिक्कत आई तो मैं बैठा हूं।
चलिए जी, हो गया, कुछ तो हुआ होगा। जो बच्चे कर रहे हैं, जिनको समझ आ गया, वो म्यूट कर दो और मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 1, खन्ना, एन एम्प्लॉय ऑफ IOL न्यू दिल्ली, इंडियन ऑयल में प्राइवेट सेक्टर कंपनी, received the following for previous year 23-24: basic salary, HRA, special allowance. Khanna was residing at New Delhi and paying a rent of 10,000 per month. अब बात समझना, अगर वो रेंट पे कर रहा है और उसको HRA मिल रहा है तो आपको क्या लगता है, अलाउंसेज है कि परक्विजिट है? सर ऑब्वियसली HRA मिल रहा है, अलाउंसेज है। ठीक। कंप्यूट एलिजिबल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13) कैपिटल ए, कौन सा है सर? HRA का। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, ए पार्ट सॉल्व करो। अब ए पार्ट सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ HRA एग्जेम्पशन, HRA के एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन करो। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ HRA, क्या लिख दिया ये? HRA एग्जाम एग्जेम्पशन। हाँ जी, HRA की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर फॉर खन्ना, फॉर मिस्टर खन्ना, सारी की सारी कर दे। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ HRA एग्जेम्पशन फॉर खन्ना, मिस्टर खन्ना। हाँ जी, HRA की एग्जेम्पशन के लिए HRA रिसीव्ड, सबसे पहले HRA रिसीव्ड, हाँ सर HRA रिसीव कितना हुआ सर? 90,000, बहुत बढ़िया। माइनस HRA रिसीव्ड 90,000। चलो उसके आगे देखते हैं। ही वॉज रिजाइडिंग एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में क्या लेना है? 50% की 40%? सर 50% ऑब्वियसली। चलो 50% ऑफ सैलरी, हाँ जी 50% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना पे करता है? 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकाल लें एक बार। सैलरी का मतलब क्या होता है सर? सैलरी का मतलब है HRA में बेसिक प्लस DA, रिटायरमेंट पर्पज वाला, प्लस प्लस क्या लेना है? कमीशन टर्नओवर वाला। हाँ जी, इसमें क्या दे रखा है? DA दिया हुआ है सर, इसमें DA ही नहीं दे रखा, स्पेशल अलाउंस दे रखा है। ठीक है, तो बेसिक कितना है सर? 5,20,000। तो सैलरी हो गई इसकी 5,20,000 का 10%, 52,000 रुपये, इज इक्वल टू 68,000। एंड थर्ड वन इज 50% ऑफ सैलरी का 50% हो गया 2,60,000, विच एवर इज लोअर 90,000। इसमें तो टैक्सेबिलिटी आई नहीं है HRA की, तो HRA रिसीव्ड
90,000, 90,000, 68,000, 2,60,000, विच एवर इज लोअर कितना लेंगे सर 68,000, 68,000 कितना आंसर आया? हाँ जी सर आ गया 22,000। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सेम एज इट इज हमने किया, सेम एज इट इज सॉल्यूशन। एचआरए जो भी रिसीव हुआ 90,000, फिर एग्जामिशन माइनस करेंगे 10, 13 कैपिटल ए में कितना, तीनों में से कम, तीनों में से कम, तीनों में ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना 90,000, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी 2,60,000 एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कम्स आउट टू 68,000। तीनों में सबसे लोअर 68,000, 22,000 ये हमने कर दिया। एचआरए की टैक्सेबिलिटी आ गई? हाँ सर एचआरए की टैक्सेबिलिटी आ गई। यस और नो? यस सर। चलिए अब किसकी देखेंगे, आरएफए की। आरएफए कैलकुलेशन ऑफ फॉर आरएफए। आरएफए में सबसे पहले चेक करो जी, इफ खन्ना opts for rent free accommodation where IOL would be paying a rent of 10,000 per month to the landlord। की क्या मतलब है, आगे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने भी किसी और से वो क्या पर ले रखा है, रेंट पर ले रखा है। दैट मीन्स उसका खुद का नहीं है, खुद का नहीं है तो पॉपुलेशन वाला हमारे कोई काम का नहीं है, नहीं सर। and recover 1,000 rupees from Mr. Khanna which is in excess of his entitlement, what will be perquisite value in respect of such RFA। RFA की कैलकुलेशन करो फटाफट, RFA की कैलकुलेशन करो। तब तक आप ध्यान रखना इसमें पॉपुलेशन हमारे कोई काम की नहीं आएंगी, एक्चुअल हायर चार्जेस लेना है और रिकवर अमाउंट माइनस करवा देनी है। ध्यान रखना इसमें 1,000 रुपीज माइनस करवा देना है, एक्चुअल हायर चार्जेस लेकर चलना है। फटाफट करो। एचआरए मैंने करवाया है, आरएफए भी करवाऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो। पॉइंट मैंने बता दिया है इसमें, आगे इसने खुद लैंड रेंट पर ले, ओ क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन रेंट पर ले रखी है लैंडलॉर्ड से 10,000 पर मंथ पर, तो इसको कॉस्टिंग कितनी आई सर 1,20,000 और ये रिकवर कितना कर रहा है 1,000 रुपए पर मंथ, तो मोटा मोटी 1,10,000 रुपए, मोटा मोटी कितना 1,10,000 रुपए। हाँ जी 1,10,000। 1,10,000। 15% ऑफ सैलरी, फटाफट देखो, अगर वो हायर पर लेता है तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, सर 1,20,000, 15% ऑफ सैलरी माइनस रिकवर अमाउंट। सैलरी का मतलब क्या है, वर्किंग नोट हो गया सर। सैलरी का मतलब आपने बताया था बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। हाँ जी, तो बेसिक हो गया 5,20,000 प्लस
टैक्सेबल अलाउंस कितना है सर? एचआरए था। चलो ये तो हो गया बेसिक, प्लस डीए वगैरह तो है नहीं, कमीशन नहीं है, बोनस नहीं है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। एचआरए कितना टैक्सेबल है सर? 22,000। 22,000। हम्म। प्लस कुछ और भी टैक्सेबल है सर। स्पेशल अलाउंस कुछ मिल रहा है इसको 50,000, तो 50,000 वो भी ले लो। ये हो गया 5,20,000 प्लस 22,000 प्लस 50,000, 5,92,000। हाँ जी 5,92,000, फटाफट देखो। सैलरी फॉर आर एफ ए इसने लिया 5,20 प्लस 50, 5,70। ये इसने नहीं लिया, ये इसने नहीं लिया। शिवम चार्जर दियो एक बार। हाँ जी, ये इसने नहीं लिया। फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी इंक्लूड डीए इफ कंसिडर्ड टू बी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस कमीशन अदर मॉनेटरी, देयरफॉर सैलरी फॉर आरएफए 5,20 प्लस 50। इसने एचआरए क्यों नहीं लिया? इसने एचआरए इसलिए नहीं लिया मेरे दोस्त कि एक टाइम पर दो चीजें कैसे मिल सकती है, या तो आरएफए मिलेगा या एचआरए मिलेगा। लिखकर इसको ऐसे ही काटना। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में इसको लिखकर ऐसे ही काटना। उधर लगा दो। कैसे सर? इसने लिया क्यों नहीं? क्योंकि इसने आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर रहेगा, आरएफए की एचआरए। तो सारे टैक्सेबल अलाउंसेस लेने हैं, लेकिन आप एचआरए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको साथ में क्या मिल रहा है? आरएफए। ठीक है, लिख कर काटना है इसको, लिखकर, ताकि आप लोगों को याद रहे। $5,70,000, 5,70,000। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो आगे करो। 15% ऑफ सैलरी, 5,70,000 का 15%, ये हो गया 85,500 माइनस रिकवर कितना किया है सर? 12,000 रुपये। 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये। हाँ जी, फटाफट देखो एक बार। फटाफट देखेंगे। व्हाट्सएप पे किसी बच्चे का डाउट आया हुआ है। ठीक है बच्चे, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको क्लास से फ्री होने के बाद। और जल्दी देखो। कितना आ गया ये सर? 85,500 माइनस 12,000, ये आ गया सर 73,500। ये आ गया 73,500। इसको इधर लिख दे रहा हूं। विच एवर इज लोअर, कौन सा है? 1,20 और 73,500। सर 73,500।
कितना आ गया सर 73,500। तो परक्विजिट की वैल्यू क्या है सर 73,500। लोअर ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी 1,20,000 और 15% माइनस अमाउंट रिकवर, ये आ गया 73,500। ठीक है ठीक है। थर्ड इसने क्या पूछा था, थर्ड इसने पूछा था कि विच ऑफ द अबव वुड बी बेनिफिशियल टू खन्ना, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन। स्टूडेंट शुड एनालाइज द कैश फ्लो नॉट ओनली टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं देखनी, कैश फ्लो भी देखना है। चलो सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो में क्या है। अगर आप एचआरए ऑप्शन लेते हो या आरएफए ऑप्शन लेते हो तो बेसिक सैलरी इतनी आएगी, स्पेशल अलाउंस दोनों में आएगा, एचआरए आएगा 22,000, यहां से जो फिगर निकली थी ये वाली टैक्सेबल एचआरए। ग्रॉस सैलरी इतनी हो गई, हाँ सर। डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ सर। इनकम अंडर दैट सैलरी, टोटल इनकम, टैक्स निकाल के राउंड ऑफ कर लिया। 5 20 50 73,500 रेंट फ्री अकोमोडेशन की, हाँ सर। टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स निकाल लिया। टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से कौन कम है सर, एचआरए कम है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से कौन कम है, एचआरए कम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो में क्या है सर, सैलरी आएगी बेसिक प्लस एचआरए प्लस स्पेशल अलाउंस। आउटफ्लो में क्या है, रेंट पेड टैक्स ऑन टोटल इनकम। विच वन इज बेटर सर, एचआरए। सिंस नेट कैश इनफ्लो अंडर आरएफए 525 इज हायर देन एचआरए 518, आरएफए ऑप्शन इज बेनिफिशियल टू मिस्टर खन्ना इवन दो टैक्स लायबिलिटी हायर अंडर ऑप्शन। हाँ जी, कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है। आप पूरा पूरा प्रैक्टिस करते रहते हो किसकी, एचआरए कैलकुलेशन की, आरएफए कैलकुलेशन की, और वो आपसे कुछ अलग ही पूछ लेता। कुछ अलग में क्या, आपसे कैश फ्लो पूछ लिया, कैश फ्लो पूछ लिया। कैश फ्लो में किया क्या है, कुछ नहीं किया। इनफ्लो में क्या क्या होगा सर, सैलरी मिलेगी, एचआरए मिलेगा, स्पेशल अलाउंसेस मिलेगा, 660 प्लस 570। आउटफ्लो में क्या है सर, रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट कहां पे करना पड़ेगा, आरएफए में कि एचआरए में सर, एचआरए में रेंट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। टैक्स ऑन टोटल इनकम, और 12,000 अगर उसको आरएफए दिया तो 12,000 1000 रुपए पर मंथ दे रहा था, यहाँ पर 10,000 रुपए रेंट दे रहा था, तो ये एचआरए में 10,000 रेंट देना पड़ेगा, इसमें 1,000 रुपए मालिक को देने पड़ेंगे। टैक्स लायबिलिटी दोनों की ऊपर से एज इट इज माइनस कर दी, 21,736 और 32,448 दोनों की माइनस कर दी। तो नेट आउटफ्लो किसका आया देख लो, नेट इनफ्लो सॉरी, नेट इनफ्लो किसका ज्यादा है सर, आरएफए का। नेट कैश इनफ्लो अंडर आरएफए इज हायर देन एचआरए। मतलब आप देखोगे टैक्स लायबिलिटी में दोनों में बेटर कौन था, ये एचआरए है, ये आरएफए है। सर ये बेटर था, इसमें टैक्स कम देना पड़ रहा था 21,736 रुपया। हाँ जी, इसमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन जब मैं नेट पे गया, नेट पे जाकर इसमें क्यों आया आप बता सकते हो, इसमें टैक्स कम आ रहा था लेकिन इनफ्लो भी इसमें कम आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रेंट पे करना पड़ रहा था 1,20,000 रुपए। यहाँ पर कोई रेंट नहीं था आपका, सिर्फ 1,000 रुपए मालिक को देने थे। रेंट आप ज्यादा पे कर रहे थे एज कंपेयर टू एचआरए रिसीव्ड, एचआरए कम रिसीव हो रहा था, इसलिए इसका जो इनफ्लो है वो कम है और आरएफए का इनफ्लो ज्यादा है। चलो जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस फिर बच्चा कहता क्यों है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा दूं कि यार एचआर ये होता है, आरएफए ये होता है, अमूमन तौर पर टीचर यही पढ़ा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाते, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर 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 करवाता हूं, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए भाई वो आरएफए और एचआरए में कंपैरिजन। मैंने क्या बोला था कल की क्लास में भी, कंपैरिजन मस्ट, कंपैरिजन मस्ट है, इसमें भी कंपैरिजन करवाया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि कंपैरिजन करवा के टैक्स लायबिलिटी के बेस पर बता दो यार किसका कम किसका ज्यादा ना, उसने बोला तो मुझे नेट इनफ्लो के बेस पर बता। इनफ्लो के बेस पर कैसे, बच्चा कंफ्यूज, एग्जाम में पसीने छुड़वा देते हैं ऐसे क्वेश्चन जब सामने से देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस किसकी करते हो, एचआरए कैलकुलेशन कर लिया, आरएफए कैलकुलेशन कर लिया, दोनों को एक साथ कर दिया, कोई एक क्वेश्चन में टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालने वाले में दोनों की कैलकुलेशन कर दी, लेकिन कभी आउटफ्लो तो किया ही नहीं था जीवन में। पता कैसे चलेगा कि आउटफ्लो का भी क्वेश्चन बन जाता है,
सी पॉइंट देखते ही पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना हो ना, ए और बी पार्ट सिर्फ इतना हो, मैक्सिमम बच्चे ठीक करके आएंगे। जैसे ही क्वेश्चन इतना बना, बच्चों के हाथ पैर कांप जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, ये तो लीग से हटके पूछ लिया, लीग से हटके पूछ लिया। हाँ जी ठीक है, चले 2 मिनट लगा के ऑब्जर्व करो, एक बार 2 मिनट लगा के ऑब्जर्व करो खुद को, देखो इसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या अप्लाई किया है। समझो चीज को, एक साथ भागना नहीं है, समझ समझ कर चलना है। कोर्स करेंगे कंप्लीट, बट ऐसे नहीं भाग भगा के खत्म करवा दें, समझा समझा कर खत्म कराएंगे। जल्दी से एक बार फटाफट देखो। हो गया जी, चल सकते हैं आगे। आरएफए कंप्लीट है, आरएफए एचआरए दोनों कंप्लीट है। हाँ जी, आरएफए एचआरए दोनों के दोनों कंप्लीट है। आगे चलें, चलिए साहब आगे की परक्विजिट देखते हैं। आगे की परक्विजिट देखते हैं। आइए आपका इंतजार था। मेडिकल फैसिलिटीज साहब, मेडिकल फैसिलिटीज की बात आई तो दवा दारू की बात चलेगी। हाँ सर, दवा दारू की बात जरूर चलेगी। सर्दियां जा रही है दिल्ली में, पता है आप लोगों को? जा रही हैं, आ नहीं रही। मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया। हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या मतलब है? आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही, मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट मतलब आपको, अगर आप बीमार होते हो तो आपको इलाज के लिए कैश नहीं दिया जा रहा, आपका इलाज करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? एम्प्लॉयर करवा रहा है। अब ये नया तरीका ढूंढा इन्होंने, ये बोले ठीक है यार, कभी न कभी बीमार तो पड़ता है इंसान साल में, तू तेरी फैमिली जब भी बीमार पड़ेगी हम तुझे ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। सरकार क्या बोली? तुम्हें मिला, हमें भी चाहिए। तुम सैलरी के नाम, सैलरी बेसिक सैलरी कम कर दोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट दे दोगे। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू, you have to pay to us also. Hospital owned, maintained by the employer. Hospital हाँ जी, समझ आई बात कि नहीं आई? आपको क्या दिया जा रहा है? मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है। मेडिकल फैसिलिटीज किसके थ्रू दी जाएगी? अब ऑप्शन ये है,
जैसे अगर आप टाटा में काम करते हो तो आपको टाटा का जो हॉस्पिटल है वहां पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। मुंबई में टाटा के हॉस्पिटल हैं, टाटा के ट्रस्ट हैं, तो वहां पर आपके इलाज करवाए जाते हैं। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज करवाए जाते हैं। या फिर कई बार अप्रूवल ली जाती है इनकम टैक्स से ही, कई बार अप्रूवल ली जाती है इनकम टैक्स से ही, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, कि जी ये हॉस्पिटल अप्रूव्ड है, आप इनमें इलाज करा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनसे बाहर इलाज कराया तो फुल टैक्सेबल कर देंगे। तो सरकार ने बताया चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं कहां कहां पर आप इलाज करवाओगे तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। हम मानेंगे कि जेन्युइनिटी है, आप जेन्युइनली बीमार हुए थे, आपने कोई कैश में पैसा नहीं लिया, बिल बनवा के। नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन सच केसेस। वो कौन कौन से केसेस हैं? हॉस्पिटल ओन्ड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल, जैसे टाटा का हॉस्पिटल है, रिलायंस का हॉस्पिटल है, दोनों के अपने हॉस्पिटल हैं खुद के, उसमें एम्प्लॉय का इलाज करवाओ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो या लोकल अथॉरिटी में ट्रीटमेंट करवाते हो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल इफ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो लेकिन वो रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाइड फैसिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय, आप स्पेसिफाइड डिजीज जैसे कैंसर वगैरह की जो हॉस्पिटल अप्रूव किए गए, पीसीसी, सीसी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर, कौन? इनकम टैक्स वाले। एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 नोटिफाइड बाय सीजी, कोरोना की जो सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी तरीके से इलाज करवाते हो तो आपसे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा एनी अदर मोड, क्या बोला? एनी अदर फैसिलिटीज इन इंडिया फुल्ली टैक्सेबल। अगर जैसे फैमिली डॉक्टर को दिखा रहे हो तो वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, सबके नहीं होते, कुछ के होते हैं झोला छाप डॉक्टर। गली मोहल्ले में क्लिनिक होते हैं, बत्रा क्लिनिक, बाबा बंगाली, बाबा बंगाली के तो जरूर देखे होंगे क्लिनिक आपने। अगर आप उनसे लोगे तो और आपको वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जितना खर्चा होगा ट्रीटमेंट का वो सारा टैक्स कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में। सैलरी नहीं, इन लिeu ऑफ सैलरी, परक्विजिट मानकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आ गई। कहां पे बात हो रही थी? इंडिया में बात हो रही थी। कहां पे? इंडिया में बात हो रही थी। अगर आप इंडिया में, हाँ जी एक बार फिर से, अगर कोई भी हॉस्पिटल मेंटेन्ड है एम्प्लॉयर के थ्रू, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसकी रिकमेंडेशन किसने दी है? गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज के लिए। कई बार होता है, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ? सारे सरकारी हॉस्पिटल भर गए, लेकिन अपने एम्प्लॉइज को वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कई बार भर्ती करवा देते हैं। कोई स्पेसिफिक डिजीज हो जाए, जैसे कैंसर है, कैंसर का नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, टाटा का ट्रस्ट है, वहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, राजीव गांधी में होता है दिल्ली में, तो यहाँ पर कई बार वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसमें भर्ती करवा देते हैं, एडमिट करवा देते हैं। स्पेसिफाइड फैसिलिटीज फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय, या फिर एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनमें क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर आप ये इंडिया में करवाते हो, अगर आप ये इंडिया से बाहर जाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, चलो ये तो इंडिया की बात हो रही थी, आप इंडिया से बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने चले गए। अगर आप इंडिया से बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाओगे तो उस केस में आप अकेले तो जाओगे नहीं, मरीज अकेला तो जाता नहीं है, मरीज के साथ एक बंदा तो चाहिए, या वो अकेला लड़खड़ाता चला जाएगा? नहीं, एक उसके साथ में चाहिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इन एब्रोड, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो एब्रोड में और आने जाने का खर्चा, दैट मीन्स, एक मिनट देखना जी बच्चे, इधर देखना, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओगे अब्रोड में, वहां पर जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओगे, ट्रीटमेंट करवाओगे, यहां से जाओगे भी तो कैसे? फ्लाइट से, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, यहां से फ्लाइट में बैठे चले गए वहां पर जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया। क्या हॉस्पिटल में ही रहोगे? रिकवरी के लिए कहीं तो एडमिट होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, अटेंडेंट कहीं तो रहेगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में थोड़ी रहेगा, स्टे भी चाहिएगा वहां पर, कॉस्ट ऑफ स्टे इन एब्रोड।
तो तीन चीजें चाहिएंगी जब आप इंडिया से जाओगे, तो फ्लाइट का खर्चा, वहां पर जाकर रहने का खर्चा और वहां पर ट्रीटमेंट का खर्चा, तीन खर्चे आएंगे अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की जा रही है। फॉर टेक एन एग्जांपल, जैसे युवराज सिंह गया था कैंसर का इलाज कराने आउट ऑफ इंडिया, हाँ सर, बीसीसीआई मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो बीसीसीआई में जॉब करता है, या फिर मान लो वो किसी कंपनी में जॉब करता है, वो कंपनी कहती है यार देख इंडिया में तो कैंसर का ट्रीटमेंट है नहीं, आप एक काम करो आउट ऑफ इंडिया चले जाओ। जब वो आउट ऑफ इंडिया गया तो साथ में उनकी मदर या उनकी वाइफ या उनकी बहन या उनके भाई या उनके फादर, कोई तो साथ में गया होगा। हाँ सर, तो तीनों कंडीशन आई होंगी युवराज सिंह के साथ, जरूर आई होंगी सर। तो एक बात मुझे बताओ, मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड, क्या उसने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया होगा? हाँ सर, वहां पर जाकर वो रहा भी होगा, साथ में एक वन अटेंडेंट भी रहा होगा साथ में। हाँ, तो उस केस में जितना भी आरबीआई परमिट करती है, वो आरबीआई में फॉर्म लगाने पड़ते हैं, आरबीआई अप्रूवल देती है कि हाँ जी $5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, $5 लाख तक का इस बीमारी पर खर्चा लग जाएगा, आने जाने का इतना, बीमारी का इतना खर्चा, रहने का इतना खर्चा, चलो मान लिया इतना खर्चा टोटल मान लेते हैं। तो आरबीआई कहती है यार एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है, टैक्सेबल परक्विजिट अमाउंट एक्सीडिंग द अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई। मान लो आरबीआई परमिट करती है जी आपका ना मेडिकल ट्रीटमेंट का और वहां रहने का ना $5 लाख का खर्चा है, ठीक है, और आपने खर्च कर दिया $6 लाख। अब एम्प्लॉयर यहां से बैठा आपके $6 लाख को आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दी उसने, तो $1 लाख की मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख आरबीआई ने परमिट कर रखी है। तो टैक्सेबल परक्विजिट कितना आएगा? अमाउंट एक्सीडिंग द अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई। अमाउंट आरबीआई कितनी परमिट कर रहा था सर? आरबीआई परमिट कर रहा था $5 लाख, उसको कितना मिला? $6 लाख का ट्रीटमेंट, पैसा नहीं, ट्रीटमेंट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है। चलो, कॉस्ट ऑन ट्रेवल, कॉस्ट ऑन ट्रेवल इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट, कॉस्ट ऑन ट्रेवल, ट्रेवल की जब बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है यार, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए हम आपकी आईटीआर चेक करेंगे। आईटीआर बोले तो ग्रॉस टोटल इनकम चेक करेंगे, आईटीआर से ही तो चेक होगी। तो अगर आपकी जीटीआई 2 लाख या उससे कम है तो ही एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट ओनली इफ जीटीआई ऑफ एम्प्लॉय कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर, ये मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होने से पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा बड़े ध्यान से प्रैक्टिकली सोच के देखो, मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है सर, 1.5 लाख रुपए मान लिया, मेरा एम्प्लॉयर मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा रहा बाहर, ठीक है, तुम्हें लगता है मैं प्रेक्विजिट का चेक करने आऊंगा? क्या बोलते हो? अरे मेरी सैलरी ही 1.5 लाख रुपए है, जीटीआई 2.5 लाख तक तो अलाउड है, 5 लाख तक तो वैसे छूट है, कहां से मैं ये टैक्सेबिलिटी चेक करूंगा? परक्विजिट में टैक्सेबिलिटी क्या चेक करूंगा? बहुत रेयर एक्सेप्शन में आप मान के चलो, अगर 1.5 लाख मेरी सैलरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल पॉसिबल है, 1.5 लाख मेरी सैलरी, महीने का कितना कमाता हूं? एक सेकेंड, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, मोटा मोटी महीने का 12,500। अगर मैं 12,500 की कहीं एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता हूं, तो मुझे लगता है मेरा मालिक मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट के लिए भेजेगा? आउट ऑफ द वे जाकर मान लो 1% के लिए भेज भी दिया, 1.5 लाख की सैलरी, कितना ट्रीटमेंट के लिए खर्चा बाहर आ जाएगा? 2, 4, 5 लाख का। 5 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, क्या चेक करवाऊंगा? मैं टैक्सेबिलिटी में आऊंगा ही नहीं, मैं टैक्सेबिलिटी में आऊंगा ही नहीं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, मान लो बाई चांस वो खर्चा ही वहां पर 10 लाख का लग गया, तो परक्विजिट आपकी 10 लाख की होगी, 1.5 लाख प्लस 11.5 लाख मिला के टैक्स कर देंगे। एक्सेप्शन, पर कभी भी एक्सेप्शन के हिसाब से लॉ नहीं बनाए जाते, लॉ इन जनरल बनाए जाते। अगर आपकी जीटीआई ही 2 लाख से कम है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कह रहा है 2 लाख से कम है, कौन चेक करेगा यार? सैलरी में जाके तुम एकदम, मतलब बहुत 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 रेयर केस में चेक होंगे, ठीक। फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पर? फैमिली का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट किस किस का हो रहा था जी? स्पाउस, बीवी, हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट। हेल्थ इंश्योरेंस का अगर प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर, अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए, नॉट टैक्सेबल। फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल, मैंने कल आपको पढ़ाया था फिक्स मेडिकल, सर कहां पढ़ाया था ये? देखो कहां पढ़ाया था आपको मैंने, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कल 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 कल, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में फिक्स मेडिकल अलाउंस, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया।
ये देखो जी, आज चक्कर क्या है, हमारा इन्वर्टर भी डाउन है और आज पावर कट हो गया है। समस्याएं बहुत है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा, समझ रहे हो आप। कोई बात नहीं, क्लास हम लेंगे जरूर। ठीक है जी। फिक्स मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी में बी प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसको या उसके फैमिली मेंबर को, और फैमिली में कोई नहीं इंक्लूड है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट होंगे। ये वाली लाइन यहां से कनेक्ट होती। ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया। मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो यहां पर हुआ कंप्लीट, ये यहां पर हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या, इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर ये 2 बंद हो जाए तो, साउंड आ रहा है आपको, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, साउंड जरूर आ रहा है 2 का, क्योंकि पावर कट हो चुका है आज काफी टाइम का, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, कई घंटे हो गए आज, शायद कुछ काम चल रहा होगा पावर का। चलो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो जब तक है, पढ़ते रहो। मेडिकल फैसिलिटीज कंप्लीट, कंप्लीट सर। आरएफए कंप्लीट, कंप्लीट सर। चलो आरएफए का एक क्वेश्चन हो गया, पूरा आरएफए कंप्लीट करा दिया, कल आरएफए थोड़ा सा बच गया था, और मेडिकल फैसिलिटीज करा दी। इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन की बात करते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या मतलब है, देखिए मैं क्या बढ़ा रहा हूं, परक्विजिट, दैट मींस कुछ आपको वैल्यू एडिशन की चीज दूंगा, मतलब कुछ जेब में से निकालूंगा और कुछ चीज दूंगा, पैसे नहीं दे रहा हूं। मॉनेटरी इंटर्म्स की अभी तक बात नहीं कर रहा हूं। मेडिकल फैसिलिटी दी थी, रहने के लिए घर दिया था, एजुकेशन फैसिलिटी दी थी, शिक्षा एजुकेशन दी थी, ट्रेनिंग दी थी, कोई पैसा अभी तक बात नहीं हुई है। ऐसे ही अब पैसे की बात आई, लेकिन ये भी पैसा नहीं दे रहा हूं, ये तो मैं लोन दे रहा हूं, ये भी एक तरह की चीज है, कोई थिंग है, कोई गुड है, आपसे वापस लिया जाएगा, लोन के तौर पर आपको पैसा दिया जा रहा। बट यहां पर एक खेला कर दिया इन्होंने। खेला क्या कर दिया, खेला इन्होंने ये कर दिया कि, खेला इन्होंने ये कर दिया कि आपको दे दिया लोन, लोन दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% का, और आपका एम्प्लॉयर आपको 6% पर 6% पर लोन दे रहा है। वो कह रहा है ज्यादा डेट जाने हो गया, अब तुम इसकी सैलरी कम दोगे, इसको ये लालच देकर, अपॉइंटमेंट के टाइम पर आप क्या बोलोगे, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें लोन की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें 6% पर एनम पर लोन दूंगा। दैट मीन्स तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी। एक तरह से वो क्या बोलेगा, अरे इसकी सैलरी तो सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि नट शैल में जो 6% का बेनिफिट है वो भी तो सैलरी है इसकी। सोचो सोचो, पैसे का ना जाना भी तो आना होता है। अगर एम्प्लॉई बैंक से जाकर लोन लेता उसको कितने पर मिलता, सर 12% पर, एम्प्लॉयर से ले रहा है कितने पर मिल रहा है, 6% पर, कितने बचे उसके, सर 6%, 6% बैंक को ज्यादा देता। पैसे का ना जाना, पैसे का ना जाना भी तो आना होता है, पैसा उसका नहीं गया, उसने बैंक को ज्यादा नहीं देना पड़ा, उसकी जेब में ही रह गया, तो वो आ ही तो गया उसके पास। इनडायरेक्टली तुम्हें नहीं लगता ये सैलरी है। सरकार भी यही कहती है कि सुनो, डायरेक्टली कैश तो तुम दोगे ही दोगे सैलरी का, कई बार ऐसे घुमा के बेनिफिट्स भी दोगे, तो ये भी एक तरह की सैलरी है। वो कह रहा है ये परक्विजिट है, इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते कुछ हमारी कंडीशंस हैं, मान लो। कैसे, अगर आप लोन दे रहे हो, अगर आप लोन दे रहे हो, और जब आप लोन दोगे, जब आप लोन दोगे, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, हाँ जी, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, वो लोन होगा वो 20,000 से ज्यादा तक लोन होगा। मतलब वो कह रहा है छोटी मोटी के पीछे नहीं जाएंगे, 15,000 ले लिया, 15,000 के पीछे मैं तुम्हारे परक्विजिट चेक करता फिरूंगा, वो कह रहे 20,000 से ऊपर, अप टू 20,000 कोई दिक्कत नहीं है, हम मानेंगे नहीं परक्विजिट 20,000 तक के लोन की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर जेन्युइनली तुम्हें कोई ऐसी बीमारी होगी, फॉर टेक एन एग्जांपल कैंसर, तो उस केस में भी अगर एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, नो लिमिट, अगर एम्प्लॉयर आप, भाई जेन्युइनिटी है, सरकार भी इतनी कठोर नहीं हो सकती, वेरी ठीक है, कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, उन्होंने मेंशन की हुई कैंसर,
ट्यूबरक्यूलोसिस, नाम भी पढ़ना नहीं आता, हमें नाम चाहिए नहीं, हमें नाम चाहिए नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस, ऐसी बीमारियां हैं। तो वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, हम परक्विजिट नहीं कंसिडर करेंगे अगर आपको कितने भी परसेंट पर लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री दिया है, कुछ भी दिया। लेकिन या फिर तीसरी कंडीशन एक और बोली इसमें, अगर आपको लोन दिया जा रहा है सेम रेट पर एसबीआई के, तो भी हम नहीं मानेंगे। कम पर, एसबीआई से कम रेट पर इंटरेस्ट दिया, लोन दिया गया, फिर हम आप उसको परक्विजिट मानकर चलेंगे। और वो रेट कब का चेक करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का, उस साल के पहले दिन का इंटरेस्ट रेट हम चेक करते हैं हमेशा। आ जाओ, बस इतना ही था, बाकी तो सिर्फ वर्डिंग लिखी हुई है, क्रक्स इतना ही था। 20,000 तक मत मानना, स्पेसिफाइड डिजीज हो जाए तो परक्विजिट मत मानना, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? एसबीआई रेट के इक्वल या उससे ज्यादा। एसबीआई का चल रहा है 12%, तुम 14% पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमसे लेगा ही नहीं, वो एसबीआई में जाएगा 12% पर लेने। हाँ, एसबीआई रेट से कम पर दोगे, मान लो एसबीआई का रेट है 12% और तुम दे रहे हो 9% पर, 6% पर, 8% पर, वो तुमसे ही लेगा, तुम उसको इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर रहे हो? बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज परक्विजिट, दैट इज सैलरी। खत्म, इतनी परक्विजिट थी। इफ ए लोन इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और हिज हाउस होल्ड मेंबर, घर के मेंबर्स के लिए भी दिया जाए, इट इज टैक्सेबल परक्विजिट। आप कैसे निकालेंगे? ये पूरा कैलकुलेशन दी हुई है, कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, मतलब परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, पूरे साल, पूरे महीने का, जब भी पूरे महीने का, ध्यान देना, पूरे महीने का जब भी लास्ट डे होगा उस दिन का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लेंगे। ले लिया, हर महीने का, हर महीने, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ईच मंथ, डिफरेंशियल इंटरेस्ट किसका? एसबीआई के पहले दिन का, साल के प्रीवियस ईयर 23-24 में 1 अप्रैल 23 का जो इंटरेस्ट रेट था वही पूरे साल चलता है, तो उस दिन का जो इंटरेस्ट रेट था उससे कंपेयर करवाएंगे। उतना या उससे ज्यादा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम रहा तो फिर दिक्कत है। डिफरेंशियल इंटरेस्ट ईच मंथ आउटस्टैंडिंग, एसबीआई रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोला? एसबीआई रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। 23-24 प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे क्या हुआ? 1 अप्रैल 23 माइनस कंसेशनल रेट, यहां पर कितना है सर? 12%, यहां पर कितना है सर? 6%, इज इक्वल टू 6% मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू, परक्विजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरे साल का एक साथ निकालोगे तो सम ऑफ सच डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑल मंथ्स, सारे महीनों का एक साथ जोड़ दो, डिफरेंशियल आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या है जी? अमाउंट ऑफ लोन अगर 20,000 या उससे कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ लोन इज गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज, आप प्रिस्क्राइब्ड डिजीज के लिए लोन दे रहे हैं, ये बीमारियां हैं उसको। However, any amount reimbursed given, इन सबके क्वेश्चन आंसर है ना, इन सबके क्वेश्चन आंसर एक साथ करवाऊंगा क्योंकि ये छुटमुट से हैं, छुटमुट से हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ, आराम से एक साथ ही करवाऊंगा। इफ लोन इज गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज, एक बात ध्यान देना, अगर लोन दिया जा रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, तो वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा 222E में। आईएफओएस में डिस्कस करेंगे इस चीज को। लोन इज गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या? जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज जो वोटिंग पावर होल्ड करते हैं 10% कम से कम, तो डीम डिविडेंड 222E में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। हाँ जी, बात समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए सर, एक क्वेश्चन करो फिर इस बात पे, बाद में नहीं अभी करवाएंगे, बाद में नहीं अभी करवाएंगे इसका एक क्वेश्चन, इंटरेस्ट फ्री लोन का, इंटरेस्ट फ्री लोन का अभी करवाते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फटाफट जल्दी से नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। क्वेश्चन नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कहाँ गया?
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट आ जाओ। हाँ जी, निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे लोन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर राजू इज एम्प्लॉयड इन कंगाना लिमिटेड. He has taken a loan of 5 lakh from employer on 20th of April 23. 20 अप्रैल 2023 को उसने लोन लिया 5 लाख रुपए का अपने एम्प्लॉयर से। कब लिया? अप्रैल में। एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, 4% के हिसाब से, बट एसबीआई रेट 10%। भैया मार्केट में चल रहा है 10% और तुम अपने एम्प्लॉयर से 4% पर ले रहे हो, मतलब पैसे का ना जाना। कितना परसेंट नहीं गया इसका? 6%। 6%, 10% माइनस 4%, 6% जब इसको नहीं गया मार्केट में, तो पैसे का ना जाना भी तो आना होता है। तो इसको फायदा हुआ 6% का, तो सरकार कह रही तुम्हें बचा, हमें भी चाहिए। एंड लोन वॉज रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट 1 लाख ईच, स्टार्टिंग जुलाई से की है इसने। ध्यान देना सब, ध्यान देना। 5 लाख अप्रैल में 5 लाख था, मई में 5 लाख था, जून में 5 लाख था, जुलाई की 10 तारीख तक 5 लाख था। लेकिन जुलाई में उसने 1 लाख रुपए पे कर दिए, अगस्त में पे कर दिए, सितंबर में पे कर दिए, अक्टूबर में, नवंबर में, कुल मिला के 5 लाख रुपए 5 महीनों में इसने पे आउट मारे, कर दी। लोन खत्म हो गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। खुद से निकालोगे सबसे पहले, खुद से सॉल्व करोगे। हाँ जी, खुद से सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी करेंगे। बोलो कौन करेगा सर? हम करेंगे, हम करेंगे, फटाफट। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट सॉल्व करेंगे। हो गया। हाँ जी, जुलाई से आप 1-1 लाख रुपए कम करेंगे, ये बात याद रखना। रीपेमेंट भी है इस क्वेश्चन में, आपकी पूरी दिमाग की एप्लीकेबिलिटी चेक की जाएगी दोस्त। आपके पूरे दिमाग की एप्लीकेबिलिटी चेक की जाएगी। हाँ जी, करें, सॉल्व करें एक बार। आइए साहब, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर राजू। राजू नाम लेते वो तुम्हें याद है, हेरा फेरी वाला? हाँ सर याद है। कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू। हाँ जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर। हाँ जी, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था सर, हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे सर, चेक करेंगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अप्रैल में क्या उसने कोई रीपेमेंट की? नहीं सर। लोन कितने का लिया था जी? सर 5 लाख रुपए का। चलो जी, 5 लाख रुपए, 5 लाख, 5 लाख। देखना जी, ध्यान से, ध्यान से, मैं कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया, अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कहना कि सर जी आपकी गलती है। जितना पढ़ाऊं वहीं से क्वेश्चन पूछता रहे तो दैट मीन्स आप सही रास्ते पर हैं। जून में कितना? जुलाई में बताओ मुझे, इसने जुलाई में पेमेंट कब कर दी? सर इसने जुलाई में जो पेमेंट कर दी ना, वो कर दी, लोन इज रिपेड मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जुलाई। दैट मीन्स इसने पेमेंट कब कर दी सर? 10 जुलाई को। लास्ट दिन क्या था जुलाई का सर? 31 जुलाई। 31 जुलाई, 31 जुलाई को कितना बैलेंस है सर? 4 लाख। 4 लाख क्यों? क्योंकि 10 जुलाई को 1 लाख इसने रीपे कर दिया। इसने क्या बोला? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हो गई यहां से, 10 अगस्त को पे किया होगा, 10 अगस्त को पे किया तो 3 लाख, 10 सितंबर को पे किया तो 30 सितंबर को 2 लाख, 1 लाख और नील। मतलब मोटा मोटी ये अक्टूबर तक मेंटेन रहा, मोटा मोटी ये अक्टूबर तक मेंटेन रहा। हाँ सर। बैलेंस आ गया? हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस रेट 6%। लेकिन बाबूजी ध्यान देना, अरे आंसर छुप जा भाई, 1 मिनट ध्यान देना। क्या ध्यान देंगे कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आपका, वो पर एनम है साहब। हाँ सर, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मंथ वाइज कर रहे हैं। हाँ सर, कभी भी मिस्टेक नहीं करना। 6% का जो डिफरेंस है ना, दिस माइनस दिस 6%, ये पर एनम है आपका, तो इसको मंथ में जरूर बांट देना। 1/2, 1/2, ये 1/12, सॉरी, 6% पर एनम है तो 1/12। यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं, बैलेंस ही नहीं था। चलो आंसर निकालना शुरू करो फटाफट, फटाफट। 5 लाख का 6% डिवाइड बाय 12, 2,500। हाँ सर। अगले मंथ भी 2,500, 2,500, 2,500। इंग्लिश मीडियम वाले इधर ध्यान दो। 4 लाख का 6% डिवाइड बाय 12, फिर उसके बाद 2,000। हाँ सर। 3 लाख का 6% डिवाइड बाय 12, 1,500। हाँ सर। 2 लाख का 6% डिवाइड बाय 12, 1,000। हाँ सर। यहाँ पर 500 लिख दूं क्या? गलत हो तो देख लेना भाई। ये चलता आ रहा था, पहले क्या था? 2,500, फिर 2, फिर 1,500, फिर 1,000, फिर 500। दैट मीन्स 1 लाख का 1% कम होता आ रहा है। हाँ सर। 500 रुपये। हाँ सर, टोटल करना एक बार जी इनका। ये हो गया सर 1, 2, 3, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 500, 17,000। हाँ जी चेक करो, 17,000। क्या बात कर रहे सर? बारह 500 सर, टोटलिंग ही गलत सर। मैं भी कहूँ टोटलिंग कैसे गलत हो? हाँ जी देखो, आंसर देखो आपके सामने, आंसर देखो फटाफट आपके सामने, फटाफट चेक करो एक बार। चेक करो फटाफट एक बार। लो जी, इन्होंने टेबल फॉर्म में बना रखा, हमने अलग तरीके से बनाया था। समझ आया कि नहीं आया?
यहां तक कोई दिक्कत हुई इंटरेस्ट वाले पार्ट में, लोन वाले पार्ट में? इंटरेस्ट फ्री लोन, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलें जी। हाँ सर। टूर ट्रैवलिंग अकोमोडेशन, टूर ट्रैवलिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म, मतलब क्या कहना चाहता है? प्रोक्यूजेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन, मतलब क्या? मतलब ये कि आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ट्रैवल करवाया जा रहा है, टूर पर लेकर जाया जा रहा है, टूर पर। और टूर कहो या टूर कहो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको टूर बोलते हैं, और हम जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको टूर बोलते हैं। तो बात समझ आनी चाहिए। टूर अकोमोडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी छोटी छोटी ट्रिप लगवाई जा रही है। आपने बहुत बार सुना होगा कि फला फला कंपनी ज्वाइन कर लो, वो हांगकांग लेकर जाती है, वो दुबई ट्रिप लगवाती है, वो मॉरिशस घुमा कर लाती है। बहुत बार सुना होगा, बहुत एम्प्लॉइज जाते हैं। हाँ सर, वो यहाँ पकड़े जाते हैं। फिर वही बात, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट फैसिलिटीज दी जा रही है। कैश कुछ नहीं दिखा, आपका एक ट्रिप लगवा दिया, बैंकॉक का, थाईलैंड का। अगर फैसिलिटी दी गई यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉय को बेनिफिट फैसिलिटी दी गई है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर परक्विजिट मान ली जाएगी, प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा हर एम्प्लॉय को। फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, सबको नहीं दी जा रही, कुछ स्पेसिफिक जो खास एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को बाहर टूर पर भेजा जा रहा है। तो उसमें एक्चुअल वैल्यू ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अदर एजेंसीज, मतलब जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉइज में से 2 एम्प्लॉइज चुने, उनको कहा तुम लोग जाओ और घूम कर आओ मॉरिशस, मैंने उनको मॉरिशस भेज दिया। सारों को नहीं भेजा, अगर सारों को भेजता तो जो कॉस्ट आई सेम डिवाइड कर देंगे। 2 को भेजा तो क्या सर, 2 की जो कॉस्ट आई वो बांट दो, नहीं, 2 में वो नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे सिमिलर एजेंसी क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअल वैल्यू ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अदर 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 एजेंसीज। जैसे बुक माई शो किस रेट पर भेजती है, मेक माई ट्रिप किस रेट पर भेजती है, booking.com किस रेट पर भेजती है मॉरिशस के ट्रिप। एम्प्लॉय इज ऑफिशियल टूर एंड ही टेक फैमिली विद हिज मैम, अपने साथ फैमिली भी लेकर जा रहे, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच फैमिली मेंबर उसका एड ऑन कर देंगे ऑब्वियसली। ऑफिशियल टूर अगर आपने एक्सटेंड कर दिया, आपको थाईलैंड बहुत पसंद आया, आप बोले मैं तो 1 हफ्ता और रुकूंगा, तो जो 1 हफ्ता एक्स्ट्रा रुकोगे, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, वो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी। भैया आप अकेले लेके जा रहे थे, फैमिली को भी लेके गए, तो जो फैमिली पर खर्चा आएगा वो भी ऐड किया जाएगा। बहुत छोटा सा है, एज सच नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एलटीसी, इसमें क्या है, आपको आपको ये उस वाले से अलग है, ये कभी भी भेजा जाता है, कभी भी भेजा जाता है, खुश हुए, टारगेट अचीव हुए, चलो जी मॉरिशस घुमा दो। ये आपको हर साल मिलती है एलटीसी, 4 साल का ब्लॉक पीरियड होता है, ये आपकी कंपल्शन में आती है, आपको हर साल मिलेगी मिलेगी एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन होता क्या है, होता कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में आप ज्यादातर ये चीज देखोगे एलटीसी, आप उन्हीं के मुंह से सुनते हो, क्योंकि प्राइवेट में तो ये चीजें नहीं करवाई जाती साहब। हाँ आजकल थोड़ा सा जब से इंस्टाग्राम ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो कई कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए ये चीजें देने लग गई हैं कि एलटीसी दिया जाता है। उसमें क्या है कि आपका आने जाने का खर्चा जो है, आने जाने का स्पेसिफिकली मेंशन किया मैंने, आने जाने का खर्चा कंपनी बेयर करती। तो वो कहते हैं यार तुम अपने एम्प्लॉइज को ट्रिप मरवा रहे हो, चलो वहां जाकर वो रहा, टैक्सी वैक्सी का किराया उसने दिया, रहने का उसने दिया, खाना पीना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब एम्प्लॉय ने खुद किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हमने उससे सैलरी पे टैक्स ले लिया। लेकिन तुमने उसको सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट दिया, अरे वहां की टिकट करा दी तुमने दुबई की, ओह लीव ट्रेवल कंसेशन।
बोला छुट्टियां करो, जाओ घूम कर आओ। अच्छा ठीक है, परक्विजिट मान लेंगे। परक्विजिट क्या मानेंगे, देखना जी, छूट छूट कहां तक है, छूट कहां तक, छूट कहां तक है। अगर आप एयर से जा रहे हो, मतलब विदेश जा रहे हो, या इंडिया में भी कहीं पर भी जा रहे हो, मतलब एरोप्लेन से जा रहे हो, तो आपको आपको इकोनॉमी क्लास तक का अलाउड है, या फिर जितना खर्चा हुआ उनमें से कम ले लेंगे, दोनों में से। दैट मीन्स मोटा मोटी आपको इकोनॉमी क्लास तक अलाउड है। इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास में अगर आप एयर से गए, जहाज से गए, अलाउड नहीं होगा, मतलब ये एग्जेम्प्ट है। वो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, हम मानते हैं, आप ट्रिप करवाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। वो एम्प्लॉय घूमेगा, फ्रेश माइंड होकर आएगा, समझ रहे हो, फ्रेश माइंड, दोबारा आएगा, फिर मेहनत से काम करेगा, शिद्दत से, वो सोचेगा अगले साल फिर जाना है, इसलिए कह रहा है चल ठीक है, इकोनॉमी क्लास तक भेज रहा है, एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज तूने बिजनेस क्लास में भेजा, मैं परक्विजिट मान के उसकी वैल्यू सैलरी हेड में टैक्स कर दूंगा एम्प्लॉय के, क्योंकि चैप्टर ही हम किसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तू बिजनेस क्लास इसमें भेज रहा है, इकोनॉमिक क्लास में, एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे टैक्स नहीं चाहिए, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, कोई परक्विजिट नहीं है। अगर आप रेल से जा रहे हो तो फर्स्ट एसी क्लास अलाउड कर दिया। अगर आप रेल से जा रहे हो तो फर्स्ट एसी क्लास अलाउड कर दिया। मतलब आप रेल से जाओ फर्स्ट एसी क्लास, सर फर्स्ट एसी क्लास से ऊपर क्या है रेल में, चलो इसमें तो ठीक है, इकोनॉमिक क्लास अलाउड की थी, बिजनेस क्लास है, अगर आप बिजनेस में चले गए तो आपको फटकार लग जाएगी, पूरा परक्विजिट मान के टैक्स कर दिया जाएगा। सर फर्स्ट एसी क्लास है, उसको बोलना चाहिए था सेकंड एसी क्लास, थर्ड एसी क्लास, सब इसी से जाएंगे, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। रेल में कभी सोचा आपने फर्स्ट एसी क्लास से भी ऊपर कोई क्लास होती है? सर हम कहा क्लास, सॉरी, रेल की अजीब जर्नी है मेरे साथ। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, सीए फाइनल में था, तो उस टाइम में काफी भारत भ्रमण किया। सीए बनने के बाद तो मैं इतना इंडिया घूमा हूँ कि पूछो मत बात। मैं बेंगलोर में कहाँ दूर दराज के गांव तक पहुंच गया, गांव तक घूमने चले जाते थे हम। कई बार बताऊंगा मैं तुम्हें, वो जो बेंगलोर वाला दोस्त है ना, जिसको मैंने बेंगलोर भेजा था, रेमंड वाला, फिर मैंने उसको यहाँ बुलाया, उसी के साथ। राजस्थान में कहाँ हल्दी घाटी है, वहां दूर दराज के गांव में पैदल जा रहे हैं हम, ऐसे घूमते घूमते, अब बड़ा शौक है घूमने का। तो रेल से याद आई थी कि शुरुआत में हम सबसे पहले कैसे जाते थे, सबसे पहले हम जाते थे जनरल डिब्बे में। जनरल डिब्बे में गए, टिकट कटाई, कई बार टिकट नहीं भी कटाई, और देख रहा है यार चलना, कोई दिक्कत, उस टाइम इज्जत बेइज्जती तो कुछ थी नहीं, स्टूडेंट आप किधर। तो हालांकि टचवुड आज तक पकड़े नहीं गए बिना टिकट के, एक बार पकड़े गए थे, वो भी टिकट ले ली थी। टिकट जैसे मान लो ये स्टॉप है, मान लो इस स्टॉप से मैं चढ़ा, ये बात चलो मैं एक्चुअल बताता हूँ तुम्हें, छोटी सी कहानी सुनो, तुम भी क्या याद रखोगे। मैं चढ़ा जयपुर में, गांधीनगर एक रेलवे स्टेशन है, जो जयपुर के लोग देख रहे हैं वो समझते हैं, छोटा सा वो है रेलवे स्टेशन। वो जयपुर जंक्शन आने से 5-7 किलोमीटर पहले है। मतलब अगर आप दिल्ली से जयपुर जाओगे तो पहले पड़ेगा गांधीनगर, फिर उससे 5-7 किलोमीटर आगे, लेकिन वो है जयपुर के अंदर ही। तो मैं जयपुर रहता था, सी फाइनल की बात बता रहा हूँ, 2017 की, जयपुर रहता था, गांधीनगर जंक्शन पर उतर गए, 5 किलोमीटर आगे मेन जयपुर शहर था, अंदर शहर के, तो मुझे बाहर ही रहता था मैं, तो वहां चला गया। अब जब मैं वापसी में आया तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि टिकट ले ली गांधीनगर जंक्शन से दिल्ली की, टिकट ली बकाया, लेकिन मैं इतना तेज, मैं वहां से दिल्ली के लिए वापस कोई ट्रेन आ रही थी, मेरे को लगा यार गांधीनगर वहां से ट्रेन भरकर आई, क्योंकि जनरल डिब्बे की टिकट थी, जनरल डिब्बे में टिकट रिजर्व है नहीं, सीट रिजर्व है नहीं। मैंने कहा जब दिल्ली से ट्रेन जयपुर जाएगी, मैं उसमें बैठ के जयपुर जंक्शन चला जाता हूँ गांधीनगर से पहले, फिर वहां से वो ट्रेन पकड़ के सीट लेकर वापस आ जाऊंगा दिल्ली। बात समझ आई? नहीं आई? आगे मैं चला गया गांधीनगर जंक्शन से जयपुर जंक्शन पे, मतलब गांधीनगर रेलवे स्टेशन से जयपुर जंक्शन पे। जयपुर जंक्शन पे जो मेरी दिल्ली वाली ट्रेन थी वो मैंने पकड़ी, मैं बैठ के, लेकिन जैसे ही जयपुर जंक्शन से चली, टीटी आ गया। टीटी बोला हाँ जी टिकट, मैंने ताऊ में आके, मैंने कहा आज तो टिकट ले ली थी, बच गए थे अपन, किस्मत देखो। बोला कहाँ से चढ़े हो, मैंने कहा जयपुर जंक्शन से। तुरंत मैंने, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखना चाहिए, पता है मुझे, उसने समझ गया वो क्या कर, कह रहा है तेरी टिकट तो गांधीनगर से, तो तेरा स्टेशन तो अगले वाला स्टेशन है जो आएगा अभी,
तो पहले से ही बैठ के आ रहा है, टिकट कैसे आ गई? खोपड़ी घूम, बोला फाइन निकाल ले भाई, फाइन निकाल ले। फिर पता नहीं कुछ एडजस्टमेंट करके 100-500 रुपये उस टाइम पे क्या दिए थे। तो ये रेल की कहानी थी, इससे ऐसे याद है। तो शुरू में सेकंड क्लास में उसमें जाते थे, जर्नल में, फिर उसमें आए, सेकंड क्लास में आए, नहीं सेकंड क्लास में नहीं, जर्नल, जर्नल के बाद, हाँ जर्नल के बाद सेकंड क्लास भी आता है एक रिजर्वेशन वाला, उसमें एसी नहीं होता। फिर थर्ड एसी आता है, फिर सेकंड एसी, फिर फर्स्ट एसी। तो रेल में इससे ऊपर भी होता है, फर्स्ट एसी से ऊपर भी होती है। कुछ ट्रेन आपने सुनी होंगी जो कुछ यूट्यूब वीडियो बनी है उन पर, जिन पे 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की टिकट होती है, बट उसमें वो पूरा का पूरा एक रूम होता है आपके लिए, ट्रेन के अंदर ही, ट्रेन के अंदर ही। तो वो ट्रेन, उनसे आप जर्नी करेंगे तो वो फुल प्रिक्विजिट मान ली जाएगी। तो फर्स्ट एसी क्लास तक का अलाउड है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, ट्रेन में जर्नी करते हैं, जैसे शायद महाराजा एक्सप्रेस है वो ट्रेन, उसमें शायद 1.5-2 लाख रुपए किराया है, तो पूरा डिब्बा आपके लिए बुक होता है, पूरा डिब्बा आपके लिए बुक होता है। तो अगर आप उससे ट्रेवल करेंगे तो वो क्या मान ली जाएगी? परक्विजिट मान ली जाएगी। अगर आप ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, इफ origin and destination of journey or part thereof is not connected by rail, रेल जाती नहीं, अंडमान निकोबार रेल जाती नहीं साहब। उस केस में क्या करेंगे? अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो फर्स्ट क्लास, डिलक्स क्लास जो बसें चलती हैं उसका ले लेंगे शॉर्टेड रूट से। अगर नॉट रिकॉग्नाइज है तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर। सर जब रेल चलती नहीं तो फिर फर्स्ट क्लास कहां से ले लोगे? आपने पहले बोल दिया कि वहां पर रेल रूट है ही नहीं, फिर बोला अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, तो आप उसका एसी का फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर शॉर्टेस्ट रूट इफ रेल कनेक्शन एग्जिस्ट। वो कह रहा उतने सेम डिस्टेंस का लगभग उस एरिया में, उससे आप कैलकुलेशन करके ले सकते हैं। बात समझ आई? तो मोटा मोटी याद क्या रखना है, अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बाय फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इकोनॉमी क्लास तक का अलाउड एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर लिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप रेल से ट्रेवल कर रहे हैं तो फर्स्ट एसी क्लास तक का एग्जेम्पशन है। और अगर आप ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर रेल वगैरह नहीं चलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं अगर फर्स्ट डिलक्स क्लास, फर्स्ट क्लास या डीजल क्लास की बसें जो अगर चलती हो वो आप उनका किराया तक एग्जेम्प्ट है, और अगर कोई नहीं है तो फर्स्ट क्लास एसी तक का रेल का मेजरमेंट में माप लेना। ये जो आप डिस्टेंस लेंगे ये हमेशा शॉर्टेस्ट रूट लेंगे। शॉर्टेस्ट रूट कैसे? आपको पता नहीं, आपको जाना था दिल्ली से बैंगलोर, चाहे रेल से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे फ्लाइट से जाओ, आप दिल्ली से सीधा बैंगलोर चले जाओगे। ठीक है सर, आपने क्या किया? आपको पहले कलकत्ता कुछ काम था, फिर पुणे कुछ काम था, फिर वहां से आप बैंगलोर गए। आप बोले एलटीसी में लगा देना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट, मैं तो इकोनॉमी क्लास से जा रहा हूँ या फर्स्ट क्लास से जा रहा हूँ, बेवकूफ है क्या? शॉर्टेस्ट रूट ले, डायरेक्ट दिल्ली से बैंगलोर की फ्लाइट ले। ये नहीं है दिल्ली से गया पहले कलकत्ता, कलकत्ता से गया पुणे, पुणे से बैंगलोर, घूम घूम के करे मैं जा तो बैंगलोर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ईना चोल बे, ईना चोल बे दादा, चोल बे की आपको शॉर्टेस्ट रूट से जाना है। ठीक है, ठीक है सर। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें इससे रिलेटेड, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें इससे रिलेटेड। एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली ऑन गोइंग एनीवेयर इन इंडिया अलोंग विद, सिर्फ आप इंडिया में ही जाओगे। आप श्रीलंका गए, आप बांग्लादेश गए, आप चाइना गए, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, जा सकते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो अलाउड नहीं होंगे। आप इंडिया में जाओगे विद फैमिली जाओगे तभी अलाउड हो जाएगा। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड है जी? फैमिली में कौन कौन इंक्लूड है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही अलाउड है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे। अच्छा जी, नो एग्जेम्पशन फॉर थर्ड और सब्सिक्वेंट चाइल्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हु इज बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। मतलब 1 अक्टूबर 1998 को एक कानून आया था, वहां से इन्होंने एप्लीकेबिलिटी लगाई। अगर आप 1 अक्टूबर 1998 से पहले 4 बच्चों को लेकर गए सबका अलाउड, 5 को लेकर गए सबका अलाउड, लेकिन 1 अक्टूबर 1998 से सिर्फ 2 बच्चों का इन्होंने अलाउ किया। तो उसके बाद तीसरा बच्चा हुआ इसके बाद तो अलाउड नहीं होगा।
ओनली 2 जर्नी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर आर एग्जाम्प्ट, केवल 2 जर्नी एग्जाम्प्ट है, 4 साल में आप 2 बार जा सकते हैं। आपका अटेम्प्ट कौन सा है सर? मई 24। मई 24 के लिए कौन सा है सर? प्रीवियस ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए जो ब्लॉक है वो 2022 से लेके 2025 का ब्लॉक है। मतलब 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक 4 साल में 22, 23, 24, 25 इस 4 साल में कोई 2 जर्नी आप कर सकते हैं। अर्लियर ब्लॉक वॉज 18 से 21 था, तो आप 4 साल में कोई 2 जर्नी आप कर सकते हैं। 2 जर्नी आपको अलाउड है। सर मान लो बाई चांस मैंने 4 साल में एक ही जर्नी की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक जर्नी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले ब्लॉक में, लेकिन अगले ब्लॉक के पहले साल में ही वो आपको क्लेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी। सर कैसे? कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जम्पशन if any of the LTC available in earlier block has not been availed, मतलब 2 ली या तो आपने बिल्कुल नहीं ली या एक ली by the SSC, then SSC can claim carry forward of such unavailed exemption only one, केवल एक in first calendar year of next block। जैसे 2000 अभी कौन सा चल रहा है 2022 से लेके 25, अगला कौन सा चलेगा 26 से लेके 29। देखो यहां पर एग्जांपल भी लिखा गया 26 से लेके 29, तो 2026 में ही पहला साल कौन सा है 2026 से 29 का 2026, तो 2026 में ही आपको वो कैरी फॉरवर्ड वाली एग्जेम्पशन वो जर्नी लेनी है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी। सच कैरी फॉरवर्ड एग्जेम्पशन अवेल्ड विल नॉट बी काउंटेड, दैट इज 2 जर्नी इन नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, आप एक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए। नहीं सर। एग्जम्पशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, नो एग्जम्पशन विदाउट परफॉर्मिंग एनी जर्नी। आपको जर्नी करनी पड़ेगी तभी एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये नहीं है घर बैठे बैठे अरे मेरे को एलटीसी दे दो, नहीं, जाना पड़ेगा, टिकट दिखानी पड़ेगी सरकार को, अगर सरकार ने आपसे पूछा तो। एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर बस फेयर, रेल फेयर, एयर फेयर, नो एग्जम्पशन फॉर टैक्सी, लॉजिंग, बोर्डिंग एक्सपेंस। मतलब आप घर से एयरपोर्ट तक टैक्सी नहीं मिलेगा, आप एयरपोर्ट से होटल तक टैक्सी नहीं मिलेगा, होटल में जाके ब्रेकफास्ट, रहना, खाना, डिनर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जर्नी अलाउड है, सिर्फ जर्नी अलाउड है, जर्नी जर्नी जर्नी, सिर्फ जर्नी अलाउड है एलटीसी में। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे यार अपनी क्लास। चक्कर क्या है, पावर नहीं है, तो इस चक्कर में ये इन्वर्टर हमारा टू 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 कर रहा है। मेरे को थोड़ी सी हो रही है डिस्टर्बेंस, क्योंकि पढ़ाने में फिर वो फोकस नहीं रहता, और मैं चाहता नहीं एक आधे पौने घंटे की क्लास। अरे लाइट आ गई यार, चलो लाइट आ गई तो ठीक है, फिर लाइट आ गई तो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखा, इसको कहते हैं जहाँ चाह बार रहा। हाँ जी, तो हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। 2-4 साल के ब्लॉक में 2 मिलती हैं, 2 जर्नी में से एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले ब्लॉक के पहले साल में वो आपको क्लेम करनी है। मैक्सिमम कितने? 2 बच्चे, 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, वही बच्चे अच्छे, 2 बच्चों तक अलाउड होगी। 1 अक्टूबर 1998 उसके बाद, उससे पहले कितने भी बच्चे हो सकते थे। मल्टीपल बर्थ वाले, मल्टीपल बर्थ वाले का ये है कि अगर आपने बाई चांस, अगर आपने बाई चांस पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, आपने बाई चांस पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर बाद में सिंगल को जन्म दिया, हाँ जी, पहले एक बच्चा पैदा हुआ, बाद में 2 बच्चे पैदा हुए, तो 3 बच्चे ना मान के 2 बच्चे माने जाएंगे। पहले 2 बच्चे पैदा हुए, बाद में एक हुआ, तो वो 2 बच्चे पहली बार में ही काउंट हो गए। ठीक है, फिर वो अलग बच्चा माना जाएगा, तीसरा बच्चा हो जाएगा। मतलब पहले एक बच्चा पैदा हुआ, फिर 2 पैदा हुए, 2 बच्चे माने जाएंगे। पहले 2 पैदा हुए, फिर एक हो गया, 3 माने जाएंगे। तो पहले 2 को ही अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट, वाउचर और टोकन। अगर आपको गिफ्ट, वाउचर, टोकन मिलते हैं, हाँ जी फटाफट, अब छोटे मोटे रह गए, फटाफट देखो एक बार। कार वाला कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, छोटे मोटे हैं, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से हैं, ये चुन्नू मुन्नू से, इनको एक बार देख लेते हैं। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ
चलिए सर, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट, वाउचर और टोकन। देखिए अगर गिफ्ट मिलता है, कैश मिला फुली टैक्सेबल, गिफ्ट मिला कह रहा 5,000 तक एग्जाम्प्ट, 5,000 से ऊपर टैक्सेबल, कैश गिफ्ट मिला फुली टैक्सेबल, गिफ्ट काइंड में मिला एग्रीगेट एग्जाम्पशन 5,000 इन ए ईयर, 5,000 इन ए ईयर। गिफ्ट और वाउचर और टोकन में बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। एम्प्लॉयर प्रोवाइड ए कैश गिफ्ट 3,000 टू एक्स, 3,000 कैश में दिया, पूरा का पूरा 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। बिसाइड दिस एक्स गिफ्ट रिस्ट वॉच 8,000 की, तो 3,000 बिंग फुल्ली टैक्सेबल, 8,000 में से 3,000 5,000 माइनस करके इज टैक्सेबल फॉर। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है, इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या देता है, इफ अमाउंट एक्सीडिंग 5,000 फुल्ली टैक्सेबल। कहने का मतलब ये क्या है कि यहां पर इंस्टीट्यूट दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, एक तो बोल देगा 3,000 कैश में, वो तो फुल्ली गिफ्ट है, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। जो 8,000 की रिस्ट वॉच दी, घड़ी दी, वो एक केस में 5,000 से ऊपर चलेगी तो कह रहा 8,000 के 8,000 फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा केस ये कहता है कि 8,000 में से 5,000 की जो एग्जाम्पशन है वो हम देंगे, बाकी के 3,000 ही टैक्सेबल करेंगे। तो एक केस में 6,000 टैक्सेबल होगा और एक केस में 11,000 टैक्सेबल होगा। एक केस में 6,000 टैक्सेबल होगा और एक केस में 11,000 टैक्सेबल होगा। आप नोट डालकर लिख सकते हैं, नोट डालकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट डालकर सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपका इंतजार है। मोबाइल फोन, मोबाइल बिल जो भी आप पे करेंगे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एम्प्लॉयर पे रिम्बर्स टेलीफोन बिल और मोबाइल चार्ज, परक्विजिट मान लिया जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल है। एग्जांपल के साथ देख लेना। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर आपको सर्वेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, टैक्सेबल अमाउंट एक्चुअल कॉस्ट जो भी एम्प्लॉयर को पड़ेगी सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया था, एक ये जरूर देखना, सीबीडीटी का सर्कुलर आया था, प्रोविजन of gardener when gardener is provided along with a house owned by the employer cannot be taken as perquisite as employer in case would have maintained the gardener is respective of fact whether building was occupied by the employee or laying vacant। अगर आपको घर के साथ गार्डनर दिया जा रहा है, अगर आपको घर के साथ गार्डनर दिया जा रहा है तो उस केस में, अगर आपको लंच दिया गया, टिफिन दिया गया, फूड दिया गया, देखिए लंच दिया गया, टिफिन दिया गया, फूड दिया गया, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको इन चीजों में से दिया गया तो एक बात ध्यान रखना, 50 रुपए तक पर मील 50 रुपए तक एग्जाम्प्ट है। 50 रुपए से ऊपर जो भी होगा उसमें से 50 रुपए माइनस करके टैक्स कर देंगे। जैसे अगर आपको 90 रुपीज का मील दिया जा रहा है तो 90 माइनस 50, 40 रुपीज आपको परक्विजिट मानकर टैक्स कर दी जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। इसमें एक्सेप्शन ये है, अगर आप रिमोट एरिया में लंच फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में, तो वो कह रहे हैं यार चल इतना चलता है, फिर छोड़ उसको, फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। या फिर ऑफशोर लोकेशन में, माइंस में घुस के, समुद्र के बीच में, उस केस में भी छूट है। हाँ जी चलिए देखिए फटाफट, टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, भाई चाय वाय तो दे दो यार, बिल्कुल ही जान लोगे, वो परक्विजिट नहीं होगी। मील प्रोवाइड की जा रही, प्रॉपर मील, जब आप जाएंगे तो ध्यान, सीए बनने के बाद जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, जैसे एयरटेल में गए, इन्फोसिस में गए, टाटा में गए, अपना किस में गए, पीडब्ल्यूसी में गए, किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां पर आपको प्रॉपर मील दी जाती है, प्रॉपर थाली आती है, थाली सिस्टम है। तो वहां पर अगर मील प्रोवाइड की जा रही है ऑफिस में इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, मान लो कॉस्ट पड़ रही 90 रुपए, 50 रुपए पर मील, तो 40 रुपए आपसे टैक्स किए जाएंगे। कई बार 10 रुपए में वो प्रोवाइड की जाती है थाली, तो माइनस 10 रुपए और कर देना, तो 30 रुपए आपसे परक्विजिट मानी जाएगी। तो 90 रुपीज कॉस्ट होगी, 50 रुपए की एग्जाम्पशन होगी, 10 रुपए एम्प्लॉय से लिए जा रहे हैं, तो अमाउंट रिकवर होगी, वो तो ऑब्वियसली हम माइनस कर देंगे, वो तो ऑब्वियसली हम माइनस करके चलेंगे। फूड और नॉन एल्कोहलिक ब्रिवरेज प्रोवाइड इन रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन नॉट ए परक्विजिट इफ प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स में आप दे सकते हैं। अगर बाई चांस आपको इंस्टीट्यूट क्या मान के चलता है, अगर नंबर्स ऑफ डेज ना दे, वो बाई चांस वो बोल दे इसको इतनी मील दी गई है, नंबर ऑफ डेज उसने दिया ही नहीं, तो साल में 300 दिन लेकर चलना है। वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवरटाइम आवर्स ऑन हॉलिडे, नंबर ऑफ डेज 300 दिन इफ नॉट गिवन, अगर वो आपको नहीं दे रहा है नंबर ऑफ डेज तो आप कितना लेंगे, 300। याद रखना, याद रखना 365 366 डेज नहीं लेने हैं लंच की फैसिलिटी में, ये हमेशा 300 डेज लेकर चलने हैं।
ठीक है, ठीक है सर। नीचे एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है, सीए साहब भी दे रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर फ्री लंच ऑन मैनी ओकेजन, वैल्यू पर लंच 175। इन सच केस 175 माइनस 50 125 टैक्सेबल परक्विजिट कर दी जाएगी। बहुत छोटा सा है, चुन्नू वन्नू सा कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, हाँ जी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, चलो छोटे छोटे और देख लेते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी गई, अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है यूज करने के लिए, आप क्रेडिट कार्ड का यूज करो। अगर आप फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कोई परक्विजिट नहीं है। घर के लिए यूज कर रहे हो, जितना क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा भाई चुपचाप भर देना, परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। क्लब एक्सपेंडिचर, क्लब एक्सपेंडिचर ये दवादार वो डांस वाले क्लब की बात नहीं कर रहा है, ये हेल्थ क्लब वगैरह की बात करके चल रहा है। हेल्थ क्लब, गोल्फ क्लब, ये उनकी क्लबों की बात करके चल रहे हैं। तो अगर बाई चांस मान लीजिए क्लब फैसिलिटी में ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अदर पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट आएगी उस क्लब की फीस पे करेंगे, वो पूरी की पूरी परक्विजिट मान ली जाएगी। लेकिन अगर इनिशियल मेंबरशिप फीस है, शुरुआती जो फीस होती है एडमिशन लेने की, वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहती है, उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर। फ्री कंसेशनल टिकट दी जा रही हैं। मान लो मेरा बस का काम है, या फिर मान लो मेरा माल ढोने का काम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उस केस में अगर मैं अपने एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ कि भैया चलो मैं आपको यहाँ से यहाँ डेली छोड़वा दूंगा, या फिर आपका माल यहाँ से यहाँ भिजवा देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। ठीक है, तो सर्विस गिवन फ्री या कंसेशनल टिकट फॉर पर्सनल जर्नी या गुड्स, मैं आपको पर्सनली छुड़वा रहा हूं या पर्सनली गुड्स दे रहा हूं। सिंपल सी बात है भैया, वैल्यू एट विच बेनिफिट और एमिनिटी इज ऑफर्ड बाय सच एम्प्लॉय टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए जो टिकट होगी वही, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू यार, फेयर मार्केट वैल्यू आप परक्विजिट वैल्यू मानकर चलेंगे। ठीक है, ये करेंगे हम कल। आज के लिए सिर्फ यहीं तक रखते हैं। आप एक बार ये जितने भी छोटे छोटे, ये चक्कर क्या है, ये मत बोलना सर इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया आपने, इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया, इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया, इस पे क्वेश्चन नहीं करवाया। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, ये सिर्फ आपको याद रखने, इनकी मार्केट वैल्यू लेकर चलनी है, सिर्फ इनकी मार्केट वैल्यू। गिफ्ट के केस में 5,000 रुपए तक। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। मोटा मोटी 10-15-20 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप चलिए बार बार लाइट जा रही है, अभी थोड़ा दिक्कत आ ही रही है। कोई बात नहीं, इतना तो किया, हम दौड़ेंगे नहीं लेकिन करवाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी ही फरवरी मंथ में ही पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म करेंगे और फिर फटाफट रिवीजन भी करनी है। ठीक है, और एमसीक्यू 15 तारीख के बाद शुरू करने वाले हैं, जीएसटी के भी। ठीक है, टैक्स टारगेट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। ओके, और साथ में सारे के सारे क्वेश्चन बैंक दे दिए हैं, सारे के सारे नोट्स दे दिए हैं। एमसीक्यू सैलरी के 1-2 दिन में ही आ जाएंगे, आपके ड्राइव जो लिंक आपको मिला उसी पर मिलेंगे आपको। एंड कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू आए हैं इंस्टीट्यूट के, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द एक अच्छे फॉर्मेट के साथ प्रोवाइड करूंगा, उसको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चल थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल, जो नेक्स्ट चैप्टर बचा है कल उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कल मुश्किल से आधे पौने घंटे का चैप्टर बचा, अब कोई इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स बचे हुए हैं। ये बचा हुआ मेन तो कार वाला, उससे पहले एक स्वेट इक्विटी वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आज छोड़ दिए। बाकी तो ये फिर हो ही गया, बाकी तो हो ही गया। 2-3 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट तो हो ही चुके, मतलब मुश्किल से आधे पौने घंटे की क्लास में कल आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन कल सैलरी चैप्टर के बाद नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय बाय।